टॉपिक है, दिस इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनका फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के बेसिस पे लाइवलीहुड टिकी हुई है। तो नेचुरली हम लोग उन आदिवासी, उन ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं एट द फर्स्ट प्लेस। ये भी सच है कि हम सब की जरूरतों को पूरा करती है फॉरेस्ट, चाहे आप शहर में रहें, आप मेगा सिटी में रहें, आप कहीं पे भी रहें, लेकिन हम लोगों की जो जरूरतें हैं वो वहां से जरूर फुलफिल होती हैं, लेकिन ट्राइबल पीपल का जीवन उसके ऊपर टिका हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये उससे रिलेटेड होगा। अब ये फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, ये हमारे देश में 2006 में इसको बनाया गया था, लेकिन इससे पहले इसका दूसरा कुछ नाम था। और ये जो जेनेसिस है इस एक्ट का, दिस कुड बी योर मेंस का क्वेश्चन, जो जेनेसिस है फॉरेस्ट एक्ट का, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। इसकी जेनेसिस के बारे में लोग बात कर लेते हैं। इट हैज अ जेनेसिस फ्रॉम द colonial era. British diverted abundant of forest wealth of the nation to meet their own economic needs, जैसा वो अक्सर क्या करते थे। While procedure for settlement of rights was provided under the statute called the Indian Forest Act 1927. Have you seen the difference? We were talking about forest rights, forest के अधिकार के एक्ट, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Indian Forest Act. There is no right, there is no word called rights. 1927. As a result, the tribal and the forest dwelling communities continued to live inside the forest in tenurial insecurity. जाहिर सी बात है, insecurity में जीवन बीतेगा उनका। A situation which continued even after independence. And this is the sad part. This is the sad part. They remain marginalized. A symbiotic relation, use these words, a symbiotic relation या relationship between forest and the forest dwelling communities found recognition in the National Forest Policy 1988. पहली बार 1988 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये symbiotic relationship को हम लोगों ने समझा। इससे पहले हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने समझा, हमारे पॉलिसी के पेपर्स में पहली बार आया। The policy called for a need to associate tribal people in the protection, regeneration and development of forest. मतलब पॉलिसी में आया कि ट्राइबल लोगों को एसोसिएट करो, उनके साथ मिलकर काम करो इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इन रेस्पेक्ट टू रीजनरेटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। और इसके बाद ये एक्ट बन के आया आप लोगों के सामने, विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एक्ट 2006। दिस इज द करंट एक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है, इस एक्ट की हिस्ट्री है। अब ये एक्ट में क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं, न्यूज में क्यों आया है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बताने की जरूरत नहीं है ये दोनों मिनिस्ट्री को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। दे सेंट अ जॉइंट कम्युनिकेशन टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, सब स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिकेशन सेंड किया है, जिसमें लिखा गया है एक्सपेडिशियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट 2006 कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। मतलब 2006 का जो एक्ट है वो कई सारे स्टेट्स में डेफिनेटली अप्लाई नहीं हो रहा है ढंग से, इसीलिए उसको एक्सपीडिशियसली, जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें, ऐसा निर्देश आया है। ठीक है, द एक्ट, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट ये है टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन रिजीम ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। एक फिल्म या एक वेब सीरीज आई थी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट्स अ फिल्म, जिसमें अभी हाल फिलहाल में विद्या बालन जी ने काम किया था फॉरेस्ट से रिलेटेड। उसमें भी ये चीज थी कि हम अगर फॉरेस्ट को बचाते हैं तो हम एक्चुअली में खुद को बचा रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को, वाइल्ड एनिमल्स को बचा रहे हैं तो एक्चुअली में हम खुद को बचा रहे हैं, बिकॉज अगर उनको बचाएंगे तो देयर विल बी एन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं घूमकर हमारे ही पास आनी है। द नेम ऑफ द फिल्म वाज शेरनी। शेरनी नहीं देखा तो देख सकते हो, अमेज़न में था आई गेस। दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव? टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, अंडू जो भी इतने सारे इतिहास में, हमारे पास्ट में इतने सारे अत्याचार हुए हैं, इनजस्टिस हुए हैं विद द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, उसको दूर करना। और तीसरा, टू एंश्योर लैंड टेन्योर, टू एंश्योर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ये भी हमें जरूरत है। तो लाइवलीहुड का एक है, फॉरेस्ट के ऊपर एक है, और पुरानी गलतियों को सुधारने का भी एक कारण है। सो थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, द एक्ट रिकॉग्नाइजेज and vests the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling communities. Forest dwelling scheduled tribes, एक अलग सा ग्रुप बनाया गया है, forest dwelling scheduled tribes, FDST, forest dwelling scheduled tribes and other forest dwelling tribes, ठीक है, who have been residing in such forest for generations, but those rights could not be recorded. It provides for the individual and community forest rights that are categorized into the following types. Number one, they have a title right. टाइटल राइट, इट गिव्स देम द राइट ऑफ ओनरशिप टू अ लैंड। ठीक है, लैंड का ओनरशिप मिलता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट, यूज राइट्स, ये क्या है? द राइट्स टू एक्सट्रैक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, सच एज ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस टू वाटर बॉडीज एटसेट्रा। नेक्स्ट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, मतलब टू रिहेबिलिटेट इन केस ऑफ एन इलीगल एविक्शन, द राइट्स टू एलोकेट फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस एंड सो दैट दे कैन फुलफिल देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जो चीज है, द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एविक्शन,
प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एविक्शन विदाउट रिहेबिलिटेशन, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए बिफोर दे गेट इविक्टेड। नेक्स्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब इट इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व, मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, CFR, important terms, UPSC will ask these kind of abbreviations, community forest resources. Next, knowledge rights, the right of intellectual property, जितने सारे मेडिसिनल चीजें हम लोग को वहां से मिलती हैं फॉरेस्ट से, इन सब के ऊपर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, ये नोडल बॉडी है ग्राम सभा। आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, इसको आपको देखना पड़ेगा, ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले इश्यूज देख लेते हैं कि इसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, क्या क्या ऐसी इश्यूज आ रही है जिसकी वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। पहला, दिस इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। दूसरा, सिस्टमैटिक इश्यूज जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ट्राइब, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसीलिए काम बैठ नहीं रहा है, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा, lack of recognition of the community forest resource rights. There is a huge resistance from the forest department to recognize the CFR rights. Forest सरकार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती CFR राइट्स एंड शेयरिंग ऑफ द पावर विद द ग्राम सभा, तो ये आपस में लड़ रही है, सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्राम सभा आपस में लड़ रही है। नेक्स्ट, फंक्शनल एंड इंप्लीमेंटेशनल बैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स आर बीइंग रिजेक्टेड, पेंडिंग और लिमिटेड राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, द एरिया रिकॉग्नाइज्ड हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, जितना लैंड उनको मिलना चाहिए जिसका मैक्सिमम लिमिटेशन 4 एकड़ का है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, जो कि और प्रॉब्लम हो रहा है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता भी नहीं है, उनके पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है, सो दे हैव नॉट टेकन एडिक्वेट एफर्ट्स टू फाइल अ पिटीशन और क्लेम इन द कोर्ट्स या एटलीस्ट इन द ग्राम सभा। इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हैं? We need to form detailed strategy for training and capacity building of the people who are actually the forest dwellers. And how do we do that? We do that by promoting these works through Panchayat, Gram Sabha, village forest rights, etc. Next, relevant maps and documents should be made, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सके कि कौन सा एरिया किसको देना है। नेक्स्ट, नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन टू एनकरेज फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, हमें ये ग्राम सभा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लोगों का जो लड़ाई है, हमें ये सबसे मतलब नहीं है, हमें इन सब की समस्या को ठीक करना है। जब तक वो नहीं होता, जब तक एक कलेक्टिव एक्शन नहीं आती है, तब तक हम लोग जो है हमारे मकसद को कामयाब उसको नहीं हो सकते। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कोहेशन विद इन द कम्युनिटीज, बहुत सारे कम्युनिटीज भी ऐसी हैं जो आपस में लड़ रही हैं, जिसकी वजह से इंप्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। देयर इज अ नीड फॉर अ कॉन्शियस and informed collective action not only on the parts of the members of the tribal communities but also from the others. For example, scientists, non-governmental जो NGOs आती हैं काम करने के लिए, तो ट्राइबल्स के साथ NGO का रिलेशन कैसा है, ट्राइबल्स के साथ साइंटिस्ट का रिलेशन कैसा है, क्या ये एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, क्या सिर्फ अपने मतलब के लिए लोग आए हैं फॉरेस्ट में? अगर ऐसा है तो फिर गलत हो जाएगा, हमें एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर चाहिए। नेक्स्ट, लार्ज स्केल अवेयरनेस चाहिए, लार्ज स्केल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये तो हम लोग को पता है, डिसेमिनेशन मतलब फैलाना। There's a need to use opportunities like मनरेगा to carry out conservation activities within the forest. हम लोग मनरेगा को यूज कर सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है फॉरेस्ट के कामकाज में इसको लगा सकें। मतलब बहुत सारे लोगों को 100 दिन का काम दे देंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसके अंदर पे ये लोग फॉरेस्ट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से उनको इनकम भी मिलेगी और फॉरेस्ट भी ठीक रहेगा। और हमें क्या करना है, we'll have to facilitate the learning from the experience from different states and use these other contexts. मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे के स्टेट से, किसी ना किसी स्टेट से हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, फिर हम लोग उसको दूसरे स्टेट से शेयर करेंगे, इस तरीके का कुछ हिसाब अगर बन जाए तो बढ़िया रहे। डेफिनेशंस में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करा देता हूं। सबसे पहला, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होती है? इट मींस कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज और सीजनल यूज ऑफ लैंडस्केप इन द केस ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट and protected areas such as sanctuaries, national park to which community had traditional access to. दूसरा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, नॉन टिम्बर, ठीक है, लाइक ब्रश, वुड, स्टंप, केन, कुकून, हनी, वैक्स, लैक, ये सब, तेंदू, ठीक है, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स, आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये क्या है? एरियाज सच एज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इनवायलेट, किसी भी तरीके से उसको घुसना नहीं चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एज मे बी डिटरमाइंड एंड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकली अपॉइंटेड एक्सपर्ट। दिस आफ्टर कंसल्टेशन वाला पार्ट में ही इन लोगों की बात आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल पीपल, सच एज वन धन योजना। इसमें उनकी जो बनाई हुई चीजें होंगी उसके ऊपर उसको प्रमोट करेगी सरकार, जिससे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसके अलावा एकलव्य स्कूल या एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, ये भी सरकार ने बनाया था टू इम्पार्ट एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पैसा, पंचायत की जो ग्राम सभा वाली चीजें हैं, इसको हम लोग नॉर्मली विलेजेस में देखते हैं, लेकिन हम लोग ट्राइबल एरियाज में नहीं देखते हैं। तो पंचायत का जो पूरा सिस्टम है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा से बन के आएगी, फिर वहां से निकल के पंचायत समिति बनेगी, फिर वहां से निकल के जिला परिषद बनेगा, ये जो पूरा सिस्टम है 3 टियर सिस्टम, इस सिस्टम को जो है एक्सटेंड करना है। सो इसलिए पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया इसको अप्लाई किया गया है। तो यू सी देयर आर मेनी सच एरियाज जिसके थ्रू से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अधिकार मिल जाए, साथ ही साथ फॉरेस्ट भी डेवलप हो और उसके साथ साथ जितनी सारी पुरानी उनके लॉसेस हुई हैं उनको हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकें।
That's the issue in Forest Rights Act.